नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से जुड़े टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं और इस वीडियो में बताए गए कुल जितने सारे प्रश्न हैं उन्हें समझकर उनके आंसर को याद कर लेते हैं, तो आपका फाइनल एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न होगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है आप लोगों के पास, किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि किस बाजार में फर्म का स्वतंत्र प्रवेश तथा बहिर्गमन होता है। बताना आप लोग की पहला का कौन सा सही ऑप्शन होगा। आप लोगों को उत्तर पता है तो आप लोग उत्तर को बताइएगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का उत्तर बता दीजिएगा। वीडियो जब समाप्त हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग बताना कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाया है। आप लोग बिल्कुल भी मेरे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। यहाँ पर पहला का आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पहला का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर सवाल है दोस्तों, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों कि 2 का कौन सा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर 2 का सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी होगा, ऑप्शन नंबर बी भी होगा, सी भी होगा, यानी कि सभी होगा। ऑप्शन नंबर ए में है फर्म का मांग वक्र नीचे की ओर गिरता हुआ जाता है। ऑप्शन नंबर बी में है फर्म के औसत संप्राति वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी में है फर्म का सीमांत संप्राति वक्र औसत संप्राप्ति वक्र के नीचे रहता है। यानी कि ये तीनों ही हो जाएंगे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, यहाँ पर अगला सवाल है आप लोगों के सामने, आप लोग बताना कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, प्रश्न यहाँ पर समझिएगा। प्रश्न में बोला गया है अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है। पूछा गया है दोस्तों, अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में क्या होता है, यही आप लोगों को बताना है। बताइए दोस्तों, तीसरा का सही ऑप्शन क्या होगा। तीसरा का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा वृद्धि। वृद्धि होता है। अन्य बातें सामान्य रही तो करों में कटौती से उपभोग में वृद्धि होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध कीमत स्तर से भी है, राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन से भी है, रोजगार स्तर से भी है। 4 का यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 नंबर सवाल है दोस्तों, आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए शर्त निम्न में से कौन सी है। आप लोगों को शर्त बताना है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। 5 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 5 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा जी। यहाँ पर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ही 5 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप लोगों ने 5 का ऑप्शन बी बताया है तो आपने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही 5 का बिल्कुल सही आंसर होगा। आय की 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के संतुलन के लिए जो ऑप्शन नंबर बी वाला शर्त है वो बिल्कुल सही है। 6 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान
सरकार द्वारा दिए गए हस्तांतरण भुगतान किसके लिए है, बताइए यहाँ पर किसके लिए है दोस्तों। यहाँ पर बताइएगा कि 6 का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर 6 का सही जवाब होगा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी 6 का बिल्कुल सही आंसर होगा जी। 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है। यदि आपने अर्थशास्त्र का अध्ययन अच्छे से किया होगा, उससे पढ़ा होगा, तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा, कौन सा कथन सही होगा। बताइएगा आप लोग 7 का कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 7 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो आप ये वाला शर्त देख रहे हैं ना, ये वाला जो आप शर्त देख रहे हैं, यही सही आंसर होगा। गुणक इजकल टू 1 सीमांत बचत प्रवृत्ति। यहाँ पर सही आंसर K इजकल टू 1/MPS। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है। फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार लेता है, किसके लिए लेता है आप लोगों को यही बताना है। बताइए तो किसके लिए लेता है। फर्म क्षेत्र पूंजी बाजार से पूंजी उधार किसके लिए लेता है आप लोगों को बताना है। यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा निवेश करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, पूंजी खाते में निम्न में से कौन मद है। बताइए तो इनमें से कौन मद है जी, पूंजी खाते में इनमें से कौन मद है। यहाँ पर 9 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 9 का यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए भी होगा, यानी कि सरकारी विदेशी ऋण। ऑप्शन नंबर बी भी होगा निजी विदेशी ऋण, और ऑप्शन नंबर सी भी होगा विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग, यानी कि सभी सही होंगे, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 नंबर सवाल है दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन है। समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है बताइएगा, किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र है आप लोगों को यही बताना है। 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर का। यदि आप लोगों ने 10 का ऑप्शन नंबर ए बताया था तो आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया है दोस्तों। यहाँ पर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। 11 नंबर सवाल है, स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है। स्थिर पूंजी का उपभोग क्या कहलाता है। स्थिर पूंजी का उपभोग कहलाता है दोस्तों घिसावट व्यय। यहाँ पर घिसावट व्यय ही 11 का सही आंसर होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पर दोस्तों घिसावट व्यय ही याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग क्या होता है। अर्थव्यवस्था के समस्त कारक अदायगी का योग क्या होता है आप लोग जल्दी जल्दी बताइए। 12 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बताइएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय 12 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए 12 का सही आंसर होगा। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में कौन सही है बताइए तो इनमें से कौन सा कथन सही है जी। इनमें से कौन सा कथन सही है, चारों में से कौन सा कथन आप लोगों का सही होगा यहाँ पर बताइए जल्दी जल्दी आप लोग बताइएगा। यहाँ पर आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर लीजिए सही ऑप्शन, इसका आंसर मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग जल्दी से चूज कर लीजिए कि 13 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा। आंसर मैं बताने जा रहा हूँ, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने 13 का सही ऑप्शन बताया होगा तो उनका दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, यहां पर 14 नंबर सवाल में चलते हैं। 14 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। इसमें से कौन सा समीकरण कौन सा कथन सही है जल्दी जल्दी बताइएगा। जल्दी से आप लोग दोस्तों यहाँ पर बता दीजिए कि 14 का सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, आप लोग फटाफट सेलेक्ट कर लीजिए मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले। यहाँ पर 14 का सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर ए वाला, प्रयोज्य आय इक्वल टू व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट कर लिया था उनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 14 का सही आंसर है। 15 नंबर सवाल है दोस्तों,
साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? आप लोगों को यही बताना है। बताइए कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? आप लोगों को उस विधि का नाम बताना है। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है जी? जल्दी जल्दी आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बस बिना कोई सोचे समझे आपने ऑप्शन नंबर डी को बता दिया होगा, क्योंकि दोस्तों बहुत बार ऑप्शन डी ही सही होता है और इस बार भी आप लोगों का सही ऑप्शन नंबर डी ही होगा। लेकिन ऐसे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं बताना है। आप लोगों को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, प्रश्न को समझना है, उसके बाद ही आप लोगों को सही ऑप्शन बताना है, वो भी ऑप्शन को देखकर, बिल्कुल भी हड़बड़ में नहीं। अगर आप हड़बड़ में दोस्तों अगर आप लोग ऑप्शन को बताइएगा, ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। अगर एक बार आप लोग अपने ओमार सीट पर अगर आप लोग दोस्तों उसको भर दिए, जो सही ऑप्शन होगा, जो भी आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया, अगर दोस्तों आप लोग उसको पोत दिए, उसको भर दिए, तो फिर से आप लोग उसे में कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न को बढ़िया से पढ़िएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़कर ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिएगा, बढ़िया से तय कर लीजिएगा कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, तभी जाकर आप लोग ओमार सीट पर सही वाले ऑप्शन पर दोस्तों आप लोग उसे घेरिएगा। ठीक है, यहां पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये सभी, यानी कि उत्पादन विधि भी हो जाएगा, आय विधि भी हो जाएगा, व्यय विधि भी हो जाएगा। यहां पर सही ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बताइएगा आप लोग, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? किसे किया जाता है बताइए जल्दी जल्दी आप लोग, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बिना सोचे समझे ऑप्शन नंबर डी ही आप लोगों ने सिलेक्ट किया होगा। अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन नंबर डी 17 का सही आंसर होगा। देखिए यहाँ पर नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं भी दोस्तों हो जाएंगे, भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में अर्जित आय भी हो जाएगा। यहाँ पर फिर उसके बाद विदेशी पर्यटकों द्वारा देश में किया गया व्यय भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 17 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर निम्न में कौन सरकार का बैंकर है? सरकार का बैंकर कौन है जी बताइए तो? सरकार का बैंकर 18 का कौन सा होगा बताइए तो? सरकार का बैंकर इनमें से कौन होगा? सरकार का बैंकर इसमें से होगा सेंट्रल बैंक, यानी कि केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, सरकार का बैंकर पूछा है, कौन होगा? केंद्रीय बैंक। यहां पर आते हैं हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन में। हो सकता है नंबर आप लोगों को दिखाई ना दे, मैं बोलूंगा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। 19 नंबर सवाल में है दोस्तों, सोना भू संपत्ति मकान एवं बंद पत्र मुद्रा का कार्य क्यों कर सकते हैं? ठीक है, आप लोग बताइएगा कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। सोना भू संपत्ति मकान एवं बंद पत्र मुद्रा का कार्य क्यों कर सकते हैं? यहाँ पर 19 का राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी एवं सी दोनों, यानी कि बी वाला भी ऑप्शन सही होगा और सी वाला भी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है दोस्तों, दूसरे वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय नहीं है, और यहां पर अगला है ऑप्शन नंबर सी में इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। 20 नंबर के प्रश्न में चलते हैं। इसमें पूछा गया है जीएनपी अस्फीतक क्या है? बताइए जीएनपी अस्फीतक क्या है? अस्फीतक है दोस्तों, अस्फीतक है। बताइएगा कि 20 का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, 20 का यहाँ पर सही जवाब होगा जीएनपी अस्फीतक इक्वल टू नगद जीएनपी अपॉन वास्तविक जीएनपी गुना 100, यानी कि यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न में।
इसमें पूछा गया है निम्न में से किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है, बताइए इनमें से किसे संकुचित मुद्रा कहा जाता है। M1 को कहा जाता है कि M2 को कहा जाता है कि M3 एवं M4 को कहा जाता है या फिर M1 एवं M2 दोनों को कहा जाता है। यहाँ पर 21 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर 21 का राइट ऑप्शन होगा M1 एवं M2 दोनों को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 21 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 22 नंबर के प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है, बताइएगा कि 22 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। दोस्तों मैं इसका आंसर बताने वाला हूं, आप लोग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। गलत हो या सही हो आप लोग ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। आंसर मैं बताने वाला हूं। 22 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी ही सिलेक्ट किया होगा, बी और सी दोनों होगा। धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए और साथ ही पुरानी मशीन को नई मशीन से प्रतिस्थापित करने के लिए, इसलिए सही आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 23 नंबर सवाल है दोस्तों। यहां पर कहा गया है, जो यहां पर दोस्तों 23 नंबर में किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस अर्थशास्त्री का नाम बताना है जिन्होंने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा हरटाले बिदार से। हरटाले बिदार से ही ऑप्शन नंबर सी ही 23 का बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न में आते हैं। इसमें दोस्तों पूछा गया है दूसरी नरसिंहम समिति का गठन किस वर्ष हुआ। दूसरी नरसिंहम समिति का गठन जिस वर्ष हुआ था आप लोगों को उस वर्ष का मान बताना है। 24 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा जी। 24 का राइट आंसर होगा 1998 में। 1998 ईस्वी 24 का बिल्कुल सही जवाब होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे, ठीक है। 1998। यहाँ पर 25 नंबर सवाल है दोस्तों। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय बैंक किसके द्वारा साख पर नियंत्रण रखता है, आप लोगों को यही बताना है। यहां पर 25 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात। दोस्तों ये जो आप तीनों देख रहे हैं ना, तीनों पर ही नियंत्रण रखता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर सवाल है भारत की मुद्रा को किस वर्ग में रखा जा सकता है। भारत की मुद्रा को, भारत का जो मुद्रा होता है उसे किस वर्ग में रखा जा सकता है, उस वर्ग का नाम आप सभी को बताना है। बताइए जल्दी से 26 का राइट आंसर क्या होगा। 26 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों। यानी कि भारत की मुद्रा को परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों में ही रखा जाता है। अगर ऐसा कभी समय आएगा जिसमें लगे कि मुद्रा को चेंज किया जाना चाहिए तो उसमें मुद्रा आपका चेंज भी हो सकता है, और हुआ भी है, आप लोग जानते भी हैं। 500 1000 का नोट चेंज हुआ था ना जी। तो दोस्तों आप समझ कर रखिएगा कि भारत की जो मुद्रा है उसे रखा गया है परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय में, बिल्कुल भी अपरिवर्तनीय में नहीं रखा गया है। अगर अपरिवर्तनीय में रखा जाता तो दोस्तों आपका पुराना नोट ही अभी तक चलता, उससे भी जो पुराना मुद्रा था वही अभी तक चलता। तो यहां पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 27 नंबर के प्रश्न में आते हैं। यहां पर पूछा गया दोस्तों नरसिम्हम समिति की स्थापना हुई थी, किसके लिए हुई थी बताइए तो, किसके लिए हुई थी दोस्तों। यहां पर आप लोगों को बताना है, ठीक है। जल्दी जल्दी आप लोग दोस्तों बताइएगा कि यहां पर इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। मैंने यहां पर दोस्तों ऑप्शन को ऊपर उठा दिया है, आप लोग यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। बताइएगा किसके लिए किया गया था। तो यहां पर 27 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग सुधार के लिए। ऑप्शन नंबर बी 27 का सही जवाब होगा। 28 नंबर सवाल है। यहां पर निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, बताइएगा इनमें से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, कौन कार्य नहीं है केंद्रीय बैंक का, बताइए तो। 28 के यहां पर सही आंसर क्या होगा जी। 28 का यहां पर सही आंसर होगा वित्तीय नीति का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी 28 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 29 नंबर सवाल है दोस्तों। यहां पर मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किसने किया। तो दोस्तों यहां पर 29 का सही जवाब होगा पॉल एंजिंग ने। पॉल एंजिंग ने ही मुद्रा के स्थैतिक और गत्यात्मक कार्यों का विभाजन किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहां पर 30 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है यहां पर दोस्तों, यहां पर क्या लिखा गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहां पर मैं दोस्तों पढ़ता हूं।
प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा गया है। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा 30 का। दोस्तों 30 का आंसर क्या होगा। 30 का आंसर होगा जी हाँ ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी 30 का बिल्कुल सही आंसर होगा। आइए चलते हैं 31 नंबर के प्रश्न में। इसमें दोस्तों पूछा गया है आप लोगों से, दोस्तों पता नहीं यहाँ पर क्या लिखा गया है। व्यय मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं। व्यय मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं, आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 31 का मैं आंसर बताने वाला हूं। आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था। ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऑप्शन नंबर डी 31 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 32 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर है। बताइए कि इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है, बताइएगा इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। बताइए तो इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है। इनमें से प्रत्यक्ष कर है दोस्तों आयकर और निगम कर दोनों ही। आयकर और निगम कर दोनों ही प्रत्यक्ष कर होंगे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 33 नंबर सवाल है यहाँ पर, सरकारी व्यय जिससे पर संपत्ति का सृजन नहीं होता कहलाता है। सरकारी संपत्ति नहीं है, व्यय है। सरकारी व्यय जिससे परिसंपत्ति का सृजन नहीं होता उसे क्या कहा जाता है। यहाँ पर बताइएगा आप लोग बताइए यहाँ पर कि सही ऑप्शन क्या होगा। 33 का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा राजस्व व्यय। राजस्व व्यय ही ऑप्शन नंबर ए ही 33 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर संतुलित बजट में है। बताइए तो संतुलित नहीं है, असंतुलित है दोस्तों। असंतुलित बजट में कौन होता है। असंतुलित बजट में कौन होता है। असंतुलित बजट में होता है दोस्तों आय की अपेक्षा व्यय अधिक होता है, घाटा ऋण या नोट छापकर पूरा किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों ही हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी 34 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 35 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है पूंजी बजट शामिल होता है। बताइए फटाफट, पूंजी बजट शामिल किसमें होता है। पूंजी बजट शामिल किसमें होता है भैया। यहाँ पर मैं ऑप्शन बताने वाला हूँ, आप लोग ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी जल्दी। यहाँ पर 35 का सही आंसर हो जाएगा पूंजीगत प्राप्तियां तथा पूंजीगत व्यय। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी 35 का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है, आप लोगों को उस बजट का नाम बताना है। कौन सा होगा बताइए, इसमें से कौन होगा जी। इसमें से इनमें सभी होगा। ठीक है, यहाँ पर 36 का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मैं जानता था आप लोग यही बताने वाले थे, जो कि बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए 36 का सही जवाब होगा, घाटे का बजट। 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घाटे का बजट। ठीक है, बार बार आप लोग ऑप्शन नंबर डी में अगर आ रहा है इनमें से सभी तो उसे देखकर आप लोग नहीं मारिएगा। ठीक है, सोचकर समझकर अच्छे से दोस्तों आप लोगों को अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है। 37 नंबर सवाल है पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। पूंजी खाते के अंतर्गत निम्नलिखित में से जिसे शामिल किया जाता है आप लोग उसका नाम बताइएगा। बताइए कि 37 का यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कौन दोस्तों, देखिए पूंजी खाते के अंतर्गत इनमें से निजी सौदे और विदेशी प्रत्यक्ष विनियोगों को शामिल किया जाता है, और ये दोनों ही आ रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन में। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। बोलिएगा जल्दी जल्दी आप लोग, इसका सही ऑप्शन क्या होगा। 38 में है निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। यहाँ पर 38 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणों की वसूली। ऋणों की वसूली ही 38 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 39 नंबर सवाल है दोस्तों, विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है।
विदेशी विनिमय बाजार के रूप है? बताइए तो विदेशी विनिमय बाजार के रूप में कौन है जी, कौन है बताइए तो। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? 39 का यहाँ पर सही ऑप्शन होगा हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार। यहाँ पर दोनों ही बाजार सही होंगे, इसलिए सही ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। 40 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है निम्न में से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दी? इनमें से भुगतान शेष की परिभाषा किसने दिया था आप लोगों को? उस अर्थशास्त्री का नाम बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनहाम। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, 41 नंबर सवाल है मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय है। मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय किससे है? मुद्रा की पूर्ति से हमारा आशय जिससे है आप लोगों को उसका नाम बताना है। जल्दी जल्दी बताइएगा 41 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी। बैंक में जमा राशि, जनता के पास उपलब्ध रुपए, डाकघर में जमा बचत खाते की राशि, ये तीनों ही दोस्तों मुद्रा की पूर्ति करते हैं, इसलिए सही आंसर इनमें से सभी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है शाख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात होता है। नगद कोष अनुपात क्या होता है बताइए तो? घटता है कि बढ़ता है कि घटता बढ़ता है? इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा बोलिएगा? 42 का यहाँ पर राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होगा? 42 का सही ऑप्शन होगा घटता है। ऑप्शन नंबर ए 42 का बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया है निम्नांकित में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा शाख नियंत्रण का परिमाणात्मक उपाय नहीं है? तो यहाँ पर 43 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नैतिक दबाव। ऑप्शन नंबर बी 43 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न है देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? देश में कागज का नोट जारी करने का कार्य जो करता है आप लोगों को यही बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर 44 का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय बैंक, यानी कि सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ही देश में कागजी नोट जारी करने का कार्य करता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं 45 नंबर के प्रश्न में। इसमें पूछा गया है मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य है। मौद्रिक नीति के प्रमुख उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति के जो प्रमुख उद्देश्य है आप लोगों को यही बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा उत्पादन एवं रोजगार में वृद्धि, ठीक है, ये भी उद्देश्य होंगे। विदेशी विनिमय दर की स्थिरता, ये भी हो जाएंगे। मूल्य स्थिरता, ये भी हो जाएंगे। यानी कि इनमें से सभी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दोस्तों आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तभी मेरा वीडियो आप लोगों के पास पहुंच पाएगा, नहीं तो बिल्कुल भी पहुंच नहीं पाएगा। बेल आइकन के साथ आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मैं वीडियो डालूं वो आप लोगों के पास तुरंत आ जाए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 46 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है? बोलिएगा आय एवं सामान्य वस्तु की मांग किस दिशा में गति करती है? आप लोगों को दिशा बताना है जी, समान दिशा की विपरीत दिशा की समान और विपरीत दिशा दोनों। बोलिए 46 का सही आंसर क्या होगा? 46 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा समान दिशा। ऑप्शन नंबर ए 46 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 47 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पर किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? किन्सियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक निम्न में से कौन है? आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर 47 का सही आंसर हो जाएगा C+S=C+I। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। 48 नंबर सवाल में आते हैं। MPC जिसे कहा जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान होता है, मान 1 होता है कि 0 होता है कि 0 से अधिक किंतु 1 से कम होता है या फिर अनंत होता है? बताइए 48 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? यहाँ पर 48 का सही आंसर होगा 0 से अधिक किंतु 1 से कम। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर बी 48 का बिल्कुल सही जवाब होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर बी बता दिया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। 49 नंबर के प्रश्न में आते हैं। इसमें पूछा गया है
दोस्तों, अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल, बताइएगा कुल के बाद क्या होगा, कुल क्या होगी, बोलिए तो कुल क्या होगी जी। अर्थव्यवस्था में उस समय संतुलन अवस्था होगी जब कुल मांग और कुल क्या होगी, कुल क्या होगी। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों का राइट ऑप्शन होगा पूर्ति के बराबर होगी, कुल पूर्ति के बराबर होगी। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 50 नंबर सवाल है, औसत आय है, औसत आय इजकल टू क्या होता है, औसत आय इजकल टू होता है दोस्तों टीआर अपॉन क्यू, टीआर अपॉन क्यू ही औसत आय बराबर होता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं। ऐसे ही नहीं, बिल्कुल दोस्तों ऐसा ही प्रश्न, मतलब यही प्रश्न, ऐसा ही नहीं यही प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जो भी प्रश्न लिया है आप लोगों किसी भी प्रश्न को बिल्कुल भी दोस्तों नहीं छोड़िएगा, ठीक है। चलिए यहां पर 51 नंबर के प्रश्न में आते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट को देखूंगा। अगर बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे कि मुझे पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग लिंक के माध्यम से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। 51 नंबर सवाल है, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है। तो दोस्तों यहां पर 51 का सही आंसर होगा बेलोचदार, बेलोचदार ही यहां पर 51 का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर सवाल में आते हैं। पूछा गया है दोस्तों, निम्नांकित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है, निम्नांकित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है, आप लोगों को उस बाजार का नाम बताना है। बताइए तो ऐसा वह कौन सा बाजार है जिसमें मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है। बताइए, अगर आपने पढ़ा होगा तो बता सकते हैं कि 52 का यहां पर सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां पर 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 53 नंबर सवाल है दोस्तों, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से जिसे सम्मिलित किया जाता है आप लोग उसे बताइएगा। दोस्तों इसका आंसर मैं बताने वाला हूं, आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ऑप्शन नंबर ए। 53 का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, ठीक है। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य मुद्रा नहीं कर सकता है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। यहां पर 54 का सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर होगा कीमत स्थिरता। कीमत स्थिरता बिल्कुल भी मुद्रा का कार्य नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 55 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, बोलिएगा निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है। यहां पर सही आंसर क्या होगा जी, यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर होगा ऋणों की वसूली, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया था तो दोस्तों आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ऋणों की वसूली 55 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 56 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें पूछा गया है, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, आप लोगों को यही बताना है। ऐसी वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी स्वामित्व होता है। दोस्तों यहां पर 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही ऑप्शन नंबर ए ही 56 का सही आंसर होगा। 57 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन आर्थिक समस्या है, निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। यहां पर आर्थिक समस्या क्या है, यहां पर आर्थिक समस्या है, भैया इतना लंबा दिया है ना कि बच्चा सब बता सकता है कि इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। आपने बिल्कुल सही बताया होगा। जी हाँ, मैं जानता हूं आप लोगों ने ईमानदारी से ही आंसर बताया है, बिल्कुल भी मैं शक नहीं कर रहा हूं कि आप लोग यहां पर जो आंसर है वो काफी लंबा देकर आपने बताया है। आपका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो आंसर सही है, ठीक है। चलते हैं 58 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है,
अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? क्षेत्रक का नाम आपके सामने है, बताइएगा दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है? 58 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 58 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर उत्पादन क्षेत्रक। उत्पादन क्षेत्रक ही 58 का बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 59 नंबर सवाल है, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? यहाँ पर आप लोगों को समस्या का नाम बताना है, बताइए। यहाँ पर आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है? तो यहाँ पर 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या ही आर्थिक समस्या है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 59 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 60 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन है? इनमें से कौन उत्पत्ति का साधन है, बताइए। तो उत्पत्ति का साधन क्या हो सकता है? नहीं है, नहीं है पूछा है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? दोस्तों मेरा वीडियो का मेरे फोन का जो स्क्रीन है वो फूटा हुआ है, ठीक है, जिसके कारण मुझे प्रश्न बिल्कुल भी दिखाई उतना अच्छा से नहीं दे रहा है जितना अच्छा देना चाहिए था, इसीलिए कोई प्रश्न मैं आप लोगों को थोड़ा सही से बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 60 का जो सही आंसर होगा, आंसर बता दूं मैं आप लोगों को। दोस्तों आप लोग सिलेक्ट कर लिए इसका सही आंसर क्या होगा? अगर कर लिया है तो मैं आंसर बता रहा हूं, आप लोग दोस्तों मैच कराइएगा। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। 60 का यहां पर सही आंसर होगा मुद्रा। ठीक है, अगर आपने मुद्रा सेलेक्ट किया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी 60 का सही आंसर होगा। 61 नंबर सवाल है दोस्तों, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किसमें किया जा सकता है, आप लोग बताइए। यहां पर 61 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी हो जाएगा, केंद्रीकृत नियोजित या समाजवादी अर्थव्यवस्था के रूप में भी हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 61 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 62 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? भैया बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग अर्थशास्त्र के जनक कौन है, बताइएगा आप लोग की अर्थशास्त्र के जनक कौन है। 62 का सही आंसर क्या होगा जी? 62 का सही आंसर होगा एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। ठीक है, भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक कौन है जी, बताइए तो आप लोग भूगोल के जनक कौन है? अगर आप लोगों को पता है कि भूगोल के जनक कौन है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, यहाँ पर आते हैं 63 नंबर के सवाल में। पूछा गया है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो बजट क्या होता है, बताइए तो। यहाँ पर बजट से क्या होगा? बजट से क्या होगा? यहाँ पर बजट से बड़ा हो जाएगा कि छोटा हो जाएगा कि अपवर्तित रहेगा? बजट से क्या होगा, बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर होगा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सही ऑप्शन नंबर ए होगा। 64 नंबर सवाल है, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? आप लोग बताइए दोस्तों, यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा? 64 का यहाँ पर सही आंसर 10 होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आते हैं 65 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है, किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध कहलाता है। किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है? प्रतिलोम संबंध क्या कहलाता है? तो दोस्तों कहलाता है मांग का नियम। यहां पर सही ऑप्शन नंबर बी होगा। 66 नंबर के प्रश्न में आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। पूछा गया है, निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पाद का लागत क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी? निर्गत Q1 एवं Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी? आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सीमांत लागत होगी वो हो जाएगा दोस्तों 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपये होगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। 67 नंबर सवाल है, मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया? मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन जिसने किया, आप लोगों को उनका नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों 67 का सही जवाब होगा फ्लक्स। फ्लक्स ने ही प्रतिपादित किया था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 68 नंबर सवाल है दोस्तों, यहाँ पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है?
जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है जी, शून्य होती है कि ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि इनमें से कोई नहीं। 68 का सही आंसर क्या होगा, 68 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शून्य होती है। ऑप्शन नंबर ए 68 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 69 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, इनमें से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, आप लोग बताइए फटाफट बताइए कि 69 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा दोस्तों। 69 का सही ऑप्शन होगा वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग और समय का तत्व, यानी कि सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर डी बताया था तो आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है। 70 नंबर के प्रश्न में आते हैं, ठीक है। उदासीन वक्र की ढाल होती है, उदासीन वक्र की ढाल क्या होती है, उदासीन वक्र की ढाल बताना है आप लोगों को। यहां पर 70 का सही आंसर क्या होगा, 70 का सही आंसर होगा बाएं से दाएं। उदासीन वक्र की ढाल बाएं से दाएं होती है, ना कि दाएं से बाएं होती है। यहां पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 71 नंबर सवाल में कहा गया है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है, बोलिए तो किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहा जाता है जी, बताइए। 71 का सही जवाब क्या होगा, यहां पर 71 का सही आंसर होगा उपयोगिता। उपयोगिता ही 71 का बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी को हम लोग यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। 72 सवाल में आते हैं। यहां पर 72 नंबर सवाल है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बताइए। बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है, अस्थिर हो जाती है, बताइए तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा जी। 72 का यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा बढ़ जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 72 का बिल्कुल सही आंसर होगा। उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है, यहां पर 73 नंबर सवाल है, उत्पादन संभावना वक्र क्या होती है। तो दोस्तों यहां पर 73 का सही आंसर होगा अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होती है, अक्ष की ओर उन्नतोत्तर होती है। ऑप्शन नंबर बी 73 का सही आंसर होगा। 74 नंबर सवाल है दोस्तों, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, आप लोग बताइए। यहां पर 74 का राइट आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर होगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 75 नंबर सवाल है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु क्या होती है, बताइए तो वस्तु किसके बराबर होती है, उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होनी चाहिए, बताइए वस्तु की क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर 75 कैसे आंसर होगा, वस्तु की सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी कुछ, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ रहा है ना। यहां पर 76 नंबर सवाल है, विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है, बताइए। विलासिता वस्तुओं की मांग क्या होती है दोस्तों, यहां पर 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा अत्यधिक लाछेदार होती है, लाछेदार नहीं है लोचदार है, ठीक है, अत्यधिक लोचदार होती है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी 76 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 77 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों, पूछा गया है मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है, मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है, आप लोग उस सूत्र को बताइए। यहां पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो कौन सा होगा यहां पर सही ऑप्शन। यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए 77 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 78 नंबर सवाल है, उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं, उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं दोस्तों, यहां पर बताइए। 78 का सही आंसर क्या होगा, 78 का सही आंसर यहां पर 78 का सही आंसर है उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, ये भी हो जाएगा। उपयोगिता व्यक्ति परक होती है, ये भी हो जाएगा। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, ये भी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 78 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 79 नंबर सवाल में पूछा गया है, अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है, अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है, आप लोग बताइए, ठीक है। यहां पर 79 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 79 का यहां पर सही आंसर होगा इकाई मांग लोच। ऑप्शन नंबर सी 79 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 80 नंबर के प्रश्न में यहां पर आते हैं, कॉफी, यहाँ पर काफ़ी है ना जी, हाँ काफ़ी है। काफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने के महाराज, कॉफ़ी जी,
कॉफ़ी है कॉफ़ी, कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने के चाय की मांग क्या होती है? कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि हो जाने से चाय की मांग क्या हो चुकी है? बढ़ती है कि घटती है कि स्थिर रहती है? बोलिए 80 का सही आंसर क्या होगा? बढ़ती है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। 81 नंबर सवाल है, वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा दीर्घकाल। दीर्घकाल दोस्तों, दीर्घकाल सही आंसर होगा। दीर्घकाल के समय में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 82 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? आप लोग बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन स्थिर लागत नहीं है? यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? बोलिए तो 82 का यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? 82 का सही जवाब होगा कच्चे माल की लागत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 82 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 83 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? बताइए कौन सा प्रभाव पड़ता है? जब उत्पादन बंद कर दिया जाता है तो इनमें से कौन सा प्रभाव पड़ता है? बोलिए, ऑप्शन आपके सामने है। स्थिर लागत बढ़ जाती है, परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, कि परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, या फिर स्थिर लागत शून्य हो जाती है? इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? बोलिएगा जल्दी जल्दी। यहाँ पर सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाती है, यानी कि सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। 84 नंबर सवाल है दोस्तों, एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं? आप लोग उस विशेषता को बताइए। यहाँ पर 84 का सही आंसर होगा, फर्म में कीमत निर्धारक होती है। फर्म में कीमत निर्धारक होती है, ऑप्शन नंबर ए 84 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 85 नंबर सवाल है, एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। बताइए तो एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या नहीं है? यहाँ पर 85 का सही आंसर क्या होगा? 85 का सही आंसर होगा औसत आय इक्वल टू सीमांत लागत, ऑप्शन नंबर ए 85 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 86 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? आप लोग बताइए, उस अर्थशास्त्री का नाम बताना है जिसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ पर 86 का सही आंसर होगा मार्शल। मार्शल के अनुसार ही किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 87 नंबर सवाल है, एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है। एक फर्म का मांग वक्र पूर्ण लोचदार होता है किसके लिए? बताइए तो किसके लिए जी? पूर्ण प्रतियोगिता के लिए, कि एकाधिकार के लिए, एकाधिकार प्रतियोगिता के लिए, या फिर अल्प अधिकार के लिए? 87 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 87 का यहाँ पर राइट आंसर होगा अल्प अधिकार के लिए, यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। 88 नंबर सवाल है दोस्तों, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण है? यहाँ पर बताइए, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं? यहाँ पर दोस्तों 88 का सही आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत में वृद्धि, स्थापन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। 89 नंबर सवाल है, एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है? एकाधिकार बाजार के लिए कौन सही है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो 89 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? 89 का सही ऑप्शन होगा औसत संप्राति ग्रेटर देन सीमांत संप्राति, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 89 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 90 नंबर के सवाल में आते हैं, पूछा गया है, दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की कीमत पर जाकर रुकेगा। दीर्घकाल एवं नहीं है, में है। दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन की कीमत पर जाकर रुकेगा। बताइए तो यहाँ पर 90 का सही आंसर क्या होगा? बोलिए तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो बताइए 90 का सही आंसर क्या होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को इसका आंसर बताता हूँ। 90 का यहाँ पर सही जवाब होगा P इक्वल टू न्यूनतम औसत लागत। ठीक है,
P इजिकल टू न्यूनतम औसत लागत। ऑप्शन नंबर ए 90 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 91 नंबर सवाल है, बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में से जिससे है आप लोगों को उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर 91 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा हमारे पास अति अल्पकालीन मूल्य। अति अल्पकालीन मूल्य ही ऑप्शन नंबर बी ही 91 का सही आंसर होगा। ठीक है, माफी चाहता हूं दोस्तों, बोलते बोलते थोड़ा सा जो मेरा जबान है वो लड़खड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। ठीक है, 92 नंबर सवाल है दोस्तों, बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है बताइए तो। बाजार की इनमें से कौन सी विशेषता है बताइए तो। बाजार की इनमें से कौन सी विशेषता है? यहाँ पर सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन होगा एक क्षेत्र। देखिए, बाजार की इनमें से विशेषता होगा एक क्षेत्र, क्रेताओं और विक्रेताओं की स्थिति, वस्तु का एक मूल्य, इनमें तीनों हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 93 नंबर सवाल है दोस्तों, एकाधिकार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है? एकाधिकार की निम्नलिखित में से जो विशेषता है आप लोग उसका नाम बताइए। यहाँ पर 93 का दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक विक्रेता और अधिविक्रेता, निकट स्थापन का अभाव, नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। आते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग 94 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, किस में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है बताइए तो। इसमें से किसमें क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है? यहाँ पर 94 का सही जवाब क्या होगा? देखिए यहाँ पर दोस्तों इसमें जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, यानी कि केवल पूर्ण प्रतियोगिता और केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है। क्या बताया मैंने दोस्तों आप लोगों को बताया केवल पूर्ण प्रतियोगिता और केवल एकाधिकारात्मक प्रतियोगिताओं में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बड़ी होती है, इसलिए आप लोगों का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 95 नंबर के प्रश्न में आते हैं। पूछा गया है दोस्तों 95 नंबर में निम्न में से कौन सही है बताइए तो। यहाँ पर 95 का इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा बताइए। इसमें से कौन सा समीकरण सही है दोस्तों बताइए तो। 95 का कौन सा राइट ऑप्शन होगा? 95 का राइट ऑप्शन होगा AR इक्वल टू MR इंटू E अपॉन E-1। ऑप्शन नंबर ए 95 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 96 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में कौन परिवर्ती आगत नहीं है? इनमें से कौन परिवर्ती आगत नहीं है? यहाँ पर 96 का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मशीन। इनमें से परिवर्ती आगत मशीन नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 97 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है, एक रैखिक मांग वक्र के मध्य बिंदु पर कीमत मांग की लोच मॉड ईडी क्या होगी? मॉड ईडी का मान आप लोगों को बताना है। 97 का सही आंसर बताइए। 97 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर 97 का सही आंसर होगा मॉड ईडी इक्वल टू 1। ठीक है, मॉड ईडी इक्वल टू 1 ऑप्शन नंबर बी 97 का बिल्कुल सही जवाब होगा। 98 नंबर के सवाल में कहा गया है, फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है बताइएगा। फर्म द्वारा प्रयुक्त मशीन किस तरह का आगत है दोस्तों? तो यहाँ पर 98 का सही जवाब होगा स्थिर आगत है। ऑप्शन नंबर बी 98 का बिल्कुल सही आंसर होगा। 99 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है, आप लोग प्रश्न को देख लीजिए, आंसर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, पूछा गया है जिस बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है? श्रेणी आपके सामने आ चुका है, बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सा श्रेणी सही होगा। यहाँ पर श्रेणी आप लोगों के सामने आ चुका है, बताइए कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा पूर्ण एकाधिकार। पूर्ण एकाधिकार ही ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन होगा। आते हैं दोस्तों यहाँ पर 100 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है लास्ट क्वेश्चन में, पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर वक्र एआर वक्र क्या होगा जी बताइए। पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर वक्र एआर वक्र क्या होता है बताइए तो। यहाँ पर दोस्तों 100 का जो सही जवाब होगा वो होगा पूर्ण प्रतियोगिता में एमआर वक्र एआर वक्र की तुलना में धीमी गति से नीचे गिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों के अर्थशास्त्र सब्जेक्ट से संबंधित टोटल 100 प्रश्न बताए।
बता दिया है। अगर आपने 100 में से जितना भी प्रश्न बताया है तो दोस्तों आप लोग अपने मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। अगर आपने 100 प्रश्नों में से, ठीक है, इसमें जो भी मैंने प्रश्न लिया इस वीडियो में, अगर आपने 100 प्रश्नों में से अगर आपने दोस्तों कम से कम अगर आपने सही अपने से अगर आपने 60 प्रश्न का भी अगर जवाब अगर दे दिया है, ठीक है, अगर आपने 60 से ज्यादा दिया है तब तो बहुत सही है, बहुत अच्छा है, बहुत दोस्तों आप लोगों की तैयारी अच्छी है। अगर आपने कम से कम, ठीक है, कम से कम अगर आपने 100 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का जवाब दे दिया है सही ईमानदारी पूर्वक, तो दोस्तों आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी है। आप लोग बहुत ही अच्छा करके आइएगा। अभी भी आप लोगों के पास 5-6-7 दिन अगर आपके पास शेष है तो उसमें आप लोग अपनी तैयारी और भी अच्छी कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को सारा प्रश्न का जो आंसर है वो बता दिया है। अगर किसी बच्चे को आंसर बोल रहे हैं, अगर किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूंगा कि आप लोगों को पीडीएफ कैसे लेना है, ठीक है। पीडीएफ का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां पर दोस्तों आप लोग अपना नाम डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि मुझे पीडीएफ चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए कोई भी कॉस्ट आप लोगों को नहीं देना है, कोई भी आप लोगों को पैसा नहीं देना है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो बिल्कुल भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए आप लोग नहीं जाइएगा। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अगर आप लोग दोस्तों अच्छे से समझे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिएगा। मिलता है फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।